पहाड़ों पर गिर रही बर्फ ने प्रकृति की सुंदरता में चार चांद लगा दिए हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। मानो पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार हो गया हो। जहां देखो बर्फ की चादर है। औली से गुलमर्ग तक बर्फ की सफेद चादर देखी जा रही है। कश्मीर, घाटी और लद्दाख में इन दिनों जमकर बर्फबारी हो रही है और इसी के कारण सैलानियों की भीड़ भी घाटी में देखी जा सकती है, जो खास करके स्कीइंग के लिए पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुरेज, सोनमर्ग, गुलमर्ग समेत सभी पर्यटन स्थलों पर प्रकृति की सफेद मेहरबानी देखने के लिए देश ही नहीं विदेशों से भी पर्यटक पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में ये सफेदी की चादर कुछ इसी तरह फैली नजर आएगी। इसकी वजह है आने वाले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग ने जबरदस्त बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। देखिए, पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। इस बीच दिल्ली में भी मौसम ने अब करवट बदल ली है। बीती रात जो है दिल्ली के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया था, जो सही साबित भी हुआ। बारिश के बाद जो दिल्ली है उसमें अगर आप देखेंगे तो ठंड अब बढ़ने लगी है और थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं उत्तर भारत के पहाड़ बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुके हैं। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और हिमाचल तक सब जगह एक जैसा नजारा आपको नजर आएगा। बर्फबारी के बाद पहाड़ जो है चांदी की तरह चमक रहे हैं और सैलानी जो है जमकर लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे आपको। ये जो तस्वीरें फिलहाल है वो दिल्ली एनसीआर की हैं, जहां कल रात झमाझम बारिश होती रही, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आपको लगातार बर्फबारी नजर आ रही है। वहीं उत्तराखंड में बद्रीनाथ से लेकर गंगोत्री धाम तक सफेदी की चादर बिछी हुई है। उत्तराखंड के चारों धामों का कुदरत ने अपने हाथों से श्रृंगार किया है। वहीं फेमस हिल स्टेशन औली की रंगत भी निखर गई है। वहीं फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। कई फीट तक बर्फ गिर चुकी है। एडवेंचर गेम के शौकीनों को औली काफी पसंद आ रहा है। बैकुंठ बद्रीनाथ धाम की रंगत बदली हुई है। बद्री नारायण का ये धाम फिर से बर्फ के आगोश में है और चोटियां चांदी की तरह चमक रही हैं। कुछ ऐसा ही नजारा उत्तरकाशी जिले के गंगोत्री धाम का है। वहां भी कुदरत ने सफेद चादर बिछा दी है, जिसने गंगोत्री धाम की सुंदरता को चार चांद लगा दिए हैं। ये दिलकश नजारा जोशीमठ के पास औली हिल स्टेशन का है। वहाँ चारों तरफ बर्फ का साम्राज्य है। पहाड़ों और पेड़ों पर जमी बर्फ को देख ऐसा लगता है जैसे कोई पेंटिंग हो। पहाड़ों में एक बार फिर से जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, नीतीमाणा घाटी या फिर विश्व प्रसिद्ध हिमक्रीड़ा स्थली औली, यहाँ पे इस समय जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हम औली में मौजूद हैं और औली की सुंदरता पे बर्फ ने चार चांद लगा दिए हैं, क्योंकि अभी लगातार बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान एक बार फिर से सटीक साबित हो रहा है और औली में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है। आलम यह है कि औली को दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस हिल स्टेशन को सफेद चादर ओढ़ा दी हो। होटल और गाड़ियों की छत पर तो कई फीट तक बर्फ जमी दिखी। इसी कुदरती एहसास को महसूस करने के लिए बीते दिनों बड़ी संख्या में पर्यटक औली पहुंचे थे। अब ताजा बर्फबारी के बाद फिर पर्यटकों की भीड़ बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में प्रशासन ने सैलानियों की मदद के लिए अपनी टीमों को मैदान में उतार दिया है। और कहीं पर अगर भारी बर्फबारी से कोई रोड हमारा प्रभावित होता है, आवाजाही प्रभावित होती है और जो हमारी पेयजल की व्यवस्था है या विद्युत व्यवस्था प्रभावी होती है, तो उसके लिए अलर्ट में रहने के निर्देश दिए हैं ताकि इमीडिएटली उसको सुचारू किया जा सके। पहाड़ों पर फिर शुरू हुई बर्फबारी के दौर से पर्यटक ही नहीं, वहाँ के कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। औली से कमल नयन सिलोड़ी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, बर्फ की फुहारों का असर जो है हिमाचल प्रदेश पर भी है। मनाली से लेकर लाहौल स्पीति तक एक जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। मनाली में पर्यटकों की जो भीड़ है बर्फबारी के बाद और ज्यादा बढ़ गई है। वहीं चंबा जिले के पहाड़ भी चांदी की तरह चमक रहे हैं। कांगड़ा में ऊंची ऊंची चोटियां जो है पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। मैदान में खड़ी कारों पर चढ़ा बर्फ का ये सफेद कवर, बर्फ के आगोश में समाई हिमाचल रोडवेज की बसें। लाहौल स्पीति की इन तस्वीरों को देख ऐसा लगता है जैसे हिमयुग की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि दूर दूर तक नजर दौड़ाने पर दिखती है सिर्फ बर्फ ही बर्फ। लाहौल स्पीति में पिछले 36 घंटों में 1 से 2.5 फीट तक बर्फ गिर चुकी है और अभी भी जारी है। हालात ये हैं कि किधर सड़क है और कहां मैदान, अंदाजा लगाना मुश्किल हो चला है। रास्ता बताने वाले साइन बोर्ड तक पूरी तरह ढक चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने 2 दिनों तक वहां के सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही सैलानियों को बिना वजह अपने होटलों से बाहर नहीं जाने की सलाह दी है। देखिए, हमारे लाहौल स्पीति में हर जगह 2-2 से 3-3 फुट बर्फबारी हुई है। उदयपुर सब डिवीजन हो गया या केलोंग में, और इवन काजा में भी स्नोफॉल काफी रहा है, जिसके कारण हमारे जो मेजर रोड्स हैं वो क्लोज्ड है। जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, स्कूल, ITI हो गए, उनको हमने 2 दिन के लिए बंद कर दिया है। और हमारा जो रोड ओपनिंग का कार्य है वो चला हुआ है, जिसमें हमारे जो PWD के डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दे दिया गया है। और साथ साथ जो हमारे एक्शन IPH है वो भी जल शक्ति डिपार्टमेंट भी लगे हुए हैं कि लोगों को कोई पानी की समस्या ना है। साथ साथ जो बिजली विभाग है वो भी जहां भी बिजली की थोड़ा सा ड्रॉप हो रहा है उसको भी लगे हुए हैं कार्य करने के लिए। हालांकि सैलानी इस मौसम का जमकर मजा लूट रहे हैं। वो घुटनों तक गिरी बर्फ में सैर सपाटा करते दिखे। पहाड़ों पर बर्फबारी में उत्सव मनाने की परंपरा सदियों पुरानी है। चंबा की पांगी घाटी में बर्फ से लदे पहाड़ों के बीच जुकारू उत्सव मनाया गया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की ध्वनि से घाटी गूंज उठी। इसी तरह मनाली में भी बर्फोत्सव मनाया जा रहा है। वहां आसमान से रुई के फाहों की तरह गिरती बर्फ के बीच गाड़ियां दौड़ती नजर आईं। बर्फबारी होता देख कई लोग अपनी गाड़ियों से नीचे उतर गए और कुदरत के इस हसीन नजारे को महसूस करने के लिए पैदल चलने लगे। मौसम में बदलाव का असर कांगड़ा में भी दिखने लगा। वहां की ऊंची चोटियां चांदी सी चमक रही हैं, जबकि शहर बारिश से तरबतर है। हिमाचल में बारिश और जबरदस्त बर्फबारी में कई सड़कें बंद हो गई हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इन सड़कों को खोलने के लिए जगह जगह टीमें तैनात हैं, जो तेजी से अपने काम में जुटी हैं। लाहौल स्पीति से मनमिंदर अरोड़ा, चंबा से विशाल आनंद और कांगड़ा से अशोक रैना के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आइए जानते हैं आने वाले दिनों में हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। 21 तारीख में कम हो जाएगा। 21 और 22 में आपको कुछ जगहों पे जो है बारिश और बर्फबारी होगी, और उसके बाद 23 तारीख के आसपास जो है और कम हो जाएगा। 23, 24 और 25 तारीख में लगभग जो है मौसम ठीक रहेगा, और उसके बाद फिर से पश्चिमी विक्षोभ बने की। देखिए, कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि जब वहां बर्फ गिरती है तो घाटी की सुंदरता जो है अद्भुत हो जाती है। कुदरत की मेहरबानी पहाड़, पेड़ पौधों सब पर बरसती है। इस मनमोहक नजारे को देखने के लिए दूर दूर से सैलानी कश्मीर का रुख करते हैं और स्टेशनों में पहुंचे हुए हैं। ये वो जगह है जिसे धरती पर जन्नत का दर्जा हासिल है, और ये वो नजारा है जिसका इंतजार सैलानी सालों साल करते हैं। तभी तो बर्फबारी का मजा लेने के लिए वहां पहुंचे लोग छतरी लेकर बाहर निकल आए। श्रीनगर में बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, जिसने कश्मीर में तापमान में और भी गिरावट लाई है।
श्रीनगर में दिन का अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक जाने की आशंका जताई जा रही है, जबकि आने वाले दिनों में रात का तापमान एक बार फिर 0 से नीचे लुढ़केगा। इसी तरह बांदीपोरा की गुरेज वैली में भी कुदरत ने सैलानियों का इस अंदाज में स्वागत किया। आसमान से रुई के फाहों की तरह बर्फ बरसाई। कुदरत के किए श्रृंगार से पेड़ पौधों और धरती का रूप निखर आया। पीर पंजाल रेंज है, हमारा पीर पंजाल रेंज शोपियान का आ रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा बर्फ़बारी होती है और मगरिबी हवाओं की अगर हम बात करते हैं वो यहीं से गुजरती है और वो बड़ा एक बर्फ़बारी लेके आती है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर में जो एक अलग ही रौनक आ जाती है। एक सफ़ेद एक चादर में लिपटा हुआ कश्मीर देखने को मिलेगा। बागों के साथ कर रहे हैं उनके वहाँ पर जो है आगे आने वाले वक्त में उनके लिए ये जो है एक सैराब करने वाला जो ये बर्फ़बारी है, इससे पानी में इजाफा होगा और साथ ही जो है पेड़ों में जो दवाई इस्तेमाल होती है वो इसी पानी से होता है। कुपवाड़ा का भी कुछ ऐसा ही हाल है। बर्फबारी की वजह से तापमान माइनस में पहुंच चुका है। वहां बर्फ की चादर में कुदरत के इस हसीन नजारे को करीब से महसूस किया जा सकता है। मौसम के इस बदले मिजाज ने पुंछ की रौनक भी बढ़ा दी है। सड़क से लेकर मकानों तक सब जगह सफेदी छाई हुई है। जरूरत के सामान की दुकानें खुली हैं ताकि किसी को परेशानी न हो। बर्फबारी की वजह से मुगल रोड समेत ज्यादातर सड़कें बंद हैं। बर्फ हटाने के लिए बड़ी बड़ी गाड़ियों की मदद ली जा रही है ताकि सैलानियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। ताजा बर्फबारी से पहाड़ी राज्यों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। कश्मीर के गुलमर्ग में भी बर्फबारी के बाद पर्यटकों का मेला लग गया है। दूर दूर से यहां लोग पहुंच रहे हैं। ताजा बर्फबारी के बाद यहां पर स्कीयर्स और एडवेंचर लवर्स भी भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में आप लोगों को स्कीइंग करते हुए देख सकते हैं। पर्यटक यहां पर हो रही बर्फबारी के बीच स्कीइंग का आनंद भी उठा रहे हैं। गुलमर्ग को कश्मीर का मशहूर स्की रिजॉर्ट माना जाता है। पूरे सीजन में बर्फबारी नहीं होने से ये पूरा इलाका सुनसान पड़ा था, लेकिन पिछले दिनों और ताजा बर्फबारी ने पूरा नजारा बदल दिया। देख रहे हैं कि देश विदेश से यहाँ पर स्कीयर्स आ रहे हैं और न सिर्फ स्कीइंग बल्कि बाकी जितनी भी एडवेंचर और स्नो रिलेटेड एक्टिविटीज है, एडवेंचर एक्टिविटीज हैं, वो यहाँ पर रिज्यूम हो रही हैं बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल। स्टे सेफ एंड कम टू कश्मीर। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज्यादा। वी वेस्ट ऑलमोस्ट 1 month, सो फाइनली वी गेट द स्नो। इट्स लाइक लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। अभी फॉरेनर्स आ रहे हैं, people are coming from different parts and you can see that people are enjoying so much, like so much snow. We need a few more days to sort of compact it, but really good. वहीं देश को आज 3 नए आईआईएम का तोहफा मिलने जा रहा है। इसमें आईआईएम जम्मू, आईआईएम बोधगया और आईआईएम विशाखापट्टनम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ घंटों के बाद जम्मू पहुंच रहे हैं, जहां वो आईआईएम और एम्स की सौगात देंगे। बिहार के बोधगया और विशाखापट्टनम में आईआईएम का उद्घाटन करेंगे। आप टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जम्मू का उद्घाटन करेंगे, जिसका शिलान्यास प्रधानमंत्री ने 2019 में किया था। एक तरफ है शानदार एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तो दूसरी ओर है खूबसूरत आईआईएम यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। प्रधानमंत्री मोदी आज जम्मू कश्मीर को इनकी सौगात देने जा रहे हैं। वो लगभग 11:30 बजे जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम में आयोजित एक समारोह में शामिल होंगे, जहां वो 32,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। कभी कल्पना नहीं थी कि यहाँ पर 4 किलोमीटर के दायरे में आईआईटी भी होगा, आईआईएम भी होगा, एम्स भी होगा, दुनिया का सबसे ऊंचा रेल का पुल भी होगा, एशिया की सबसे ऊंची सुरंग भी चनैनी नाशी में बनेगी। प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी खास होने वाला है। वो देश में 3 नए आईआईएम यानी आईआईएम जम्मू, आईआईएम बोधगया और आईआईएम विशाखापट्टनम का भी उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम देश में केंद्रीय विद्यालयों के 20 नए भवनों और 13 नए नवोदय विद्यालयों के भवनों का भी तोहफा देंगे।
इसी मौके पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्स जम्मू का भी लोकार्पण किया जाएगा। अभी ये पूरा नया कैंपस बनके तैयार है और इस कैंपस के उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं, तो हमारे सभी टीम के लिए, सभी स्टाफ, स्टूडेंट्स और जो गवर्निंग बोर्ड है उनके लिए एक बहुत ही अच्छी अभिनंदनीय बात है जो प्रधानमंत्री जी हमारे इस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन करेंगे। एम्स अस्पताल का देश में एक अलग रुतबा है। मरीजों के लिए ये भरोसे का सबसे बड़ा नाम है। ऐसे में जम्मू में इसके शुरू होने से यहाँ के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। ये एम्स 1660 करोड़ रुपए की लागत से 227 एकड़ में बनाया गया है। इस अस्पताल में 720 बिस्तर हैं। साथ ही यहाँ 125 सीट वाला मेडिकल कॉलेज है, तो 60 सीटों वाला नर्सिंग कॉलेज और 30 बिस्तरों वाला आयुष ब्लॉक भी बनाया गया है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सुरक्षा कर्मी हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिस कर्मी हैं, वो भारी संख्या में यहाँ पर तैनात हैं और मौलाना आजाद स्टेडियम में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशाल जनसभा को संबोधित करना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चप्पे चप्पे पर पहरा है, भारी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा बल तैनात हैं, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो और साथ ही में जो स्पेशलाइज्ड कमांडोज हैं वो भी यहाँ पर तैनात हैं और हर संदिग्ध हरकत पर नजर रखी जा रही है। साथ ही में सीसीटीवी कैमरास भी कई स्थानों पर लगाए गए हैं ताकि कोई अगर संदिग्ध हरकत हो तो उस पर तुरंत निगरानी की जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे में जम्मू हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला भी रखेंगे, तो रेल और सड़क परियोजनाओं का भी तोहफा देंगे। जाहिर है जम्मू कश्मीर के लिए ये सौगात मील का पत्थर साबित होगी। सुनील भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली के कमला मार्केट में महिलाओं के लिए खास पहल की गई है। दरअसल इस इलाके में पहली ऑल विमेन पुलिस पोस्ट का उद्घाटन कर दिया गया है। इसमें तैनात सभी जो पुलिसकर्मी और जवान महिला हैं वो होंगी और इन्हें इलाके में गश्त करने के लिए खास तौर पर 5 स्कूटी भी दी गई। सायरन बजाते हुए दिल्ली की सड़कों पर गश्त के लिए निकली ये पुलिस का जाबाज महिला ब्रिगेड है। दरअसल राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कमला मार्केट के श्रद्धानंद मार्ग में ऑल वुमेन पुलिस चौकी खोली गई है। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने किया है। खास बात यह है कि इस पुलिस चौकी में सभी 10 पुलिसकर्मी महिला जवान हैं। पहली ऑल वुमेन पुलिस पोस्ट आज यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ है। इसकी बहुत डिमांड थी और ये इलाका आपको मालूम ही है कि बहुत सेंसिटिव इलाका है और यहाँ की जो पीड़ित महिलाएं हैं उनको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी जहाँ वो अपनी बात कह सकें। इस महिला चौकी की जिम्मेदारी सब इंस्पेक्टर किरण सेठी को दी गई है। वो करीब 1 दशक से कमला मार्केट में अपनी ड्यूटी करती आई हैं, यानी उन्हें इस इलाके का अच्छा खासा अनुभव है। ऑल वुमेन पुलिस चौकी खोलने का मकसद यही है कि आपको अकेले रहकर एक कार्यभार संभालना इंडिपेंडेंटली, कि आपकी ये जिम्मेवारी बनती है समाज में रहने वालों को सुरक्षा प्रदान करना। हमारे यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको हम मेंटेन करेंगे। सेकेंडली, लॉ एंड ऑर्डर के बाद जो हम यहाँ पे जो रहने वाले लोगों को तकलीफ होती है, जैसे अंधेरी गलियां हैं, तो हम वहाँ के अलग विभागों को कहेंगे कि यहाँ पे लाइटिंग का अरेंजमेंट हो। वहाँ हम अपनी पेट्रोलिंग बढ़ाएंगे ताकि वहाँ के जो लोग हैं अपने आप को सुरक्षित समझ सकें। ये पुलिस चौकी 24 घंटे महिलाओं की समस्या सुनने के लिए खुली रहेगी। अब लोगों को इस महिला पुलिस चौकी के खुलने से काफी उम्मीदें बंधी हैं। जैसे कि आप पता ही है, पुलिस से घबराते हैं लेडीज जो है, स्पेशली वो सोचती हैं जेंट्स के पास जाके हम क्या बोलेंगे अपने वायलेंस के बारे में, या कोई भी घर में क्राइम है छोटा मोटा भी। तो हम लोगों को यहाँ से ये लगेगा कि कम से कम यहाँ पर विमेन्स हैं सारी, तो हम अपनी बात खुल के कह पाएंगे। इस महिला पुलिस चौकी को बनाने का एक मकसद लोगों में पुलिस के प्रति एक विश्वास बनाए रखना भी है।
लिहाजा ये पहल शानदार है। इस पुलिस पोस्ट को खोलने के बाद राजधानी दिल्ली के अलग इलाकों में और भी ऐसे ऑल विमेन पुलिस पोस्ट खोले जाएंगे और कोशिश की जाएगी जो दिल्ली पुलिस में महिलाओं की भागीदारी है उसको भी बढ़ाया जाए और 33% तक किया जाए। कैमरा पर्सन मदन के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। और अब बात ड्रोन दीदी योजना की, जिसके जरिए गुजरात के बनासकांठा में आशाबेन चौधरी महिलाओं के लिए नई उम्मीद की किरण बन गई हैं। इस योजना की शुरुआत साल 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी। इस योजना के तहत आशाबेन ने ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग ली और खेती में दवा के छिड़काव का तरीका सीखा। अब वो आसपास के गांव में जाकर प्रति एकड़ 300 रुपए के हिसाब से दवा का छिड़काव करती हैं। इससे उन्हें काफी मुनाफा भी हो रहा है। घर में खाना बनाना हो या ड्रोन उड़ाना, गुजरात के बनासकांठा की आशाबेन हर मामले में अव्वल हैं। वो आज महिलाओं के लिए एक मिसाल बन चुकी हैं। दरअसल तालेपुरा गांव में रहने वाली आशाबेन ने मैकेनिकल इंजीनियर की पढ़ाई की है। हालांकि शादी के बाद वो घर पर ही काम करती थीं, लेकिन फिर उन्होंने कुछ अलग करने की ठानी। इसके बाद उन्होंने प्राकृतिक जैविक खेती शुरू की। इसी दौरान उन्हें ड्रोन दीदी योजना के बारे में पता चला, जिसके जरिए अब वो खेती के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं। मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाई की थी। उसके बाद मैंने मैरिज कर लिया, तो हम घर पे आके इस फार्म में हम रहते हैं, हमारे फार्म हाउस पे। तो मैंने सोचा कि मैंने इतनी पढ़ाई की तो मैं अब क्या करूँगी घर रह के। तो मैंने मेरे हस्बैंड से बात की कि मुझे कुछ करना है। पीबीसी हब में मैंने 15 दिन की ट्रेनिंग ली। मैंने बहुत अच्छे मार्क के साथ मैंने पास की। वो एग्ज़ाम में 3 एग्ज़ाम थी, उसमें सब सारी एग्ज़ाम में मैंने क्वालिफाई की। इंग्लिश में थी और हिंदी में थी। और उसके बाद मैं ड्रोन पायलट हो गई। उसके बाद मैं घर आई तो हमें ड्रोन मिला और ईवी मिला, इलेक्ट्रिक व्हीकल भी मुझे मिला है। 15 लाख का टोटल अमाउंट का हमें ड्रोन दीदी योजना से मिला है। ड्रोन दीदी योजना के तहत मिली ट्रेनिंग के बाद आशाबेन अब कभी खेतों में दवा छिड़कने के लिए ड्रोन उड़ाती हैं, तो कभी इलेक्ट्रिक रिक्शा दौड़ाती नजर आती हैं। दूसरे किसानों के खेतों में भी दवा के छिड़काव से आशाबेन को अच्छी आमदनी हो रही है। मुझे लगा कि मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ की पब्लिक की पढ़ाई कम है बनासकांठा जिला की, तो मैं ऐसा काम करूँ जो सब मुझे दिख के वो प्रेरित होए और आगे आइए। तो मैंने ये सब किया तो सब बहुत सारे का फोन मेरे पे आने लगे कि बहन आपने क्या किया, मुझे भी बताइए, मुझे भी करना है। मैंने सबको ऐसा करना ही था कि सब मुझे देख के प्रेरित हुए, तो मैंने ऐसा किया। और उसके बाद बहुत सारे अभी मेरे ऑर्डर आए, मैं अपने पग पे खड़ी हो गई हूँ। मुझे किसी के पास पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी सब लोग बैंक वाले भी मुझे बोलते हैं बहन जी आपको जितनी भी लोन चाहिए मैं दे देता हूँ। यकीनन आशाबेन आत्मनिर्भरता की बड़ी मिसाल बनकर उभरी हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि खुद के हौसले के बूते पर अपनी एक नई पहचान गढ़ी जा सकती है। बनासकांठा से परेश पढ़ियार, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की कर ली जाए। नोएडा हाट में सरस मेला लगातार चल रहा है। इसमें 28 राज्यों के 400 से ज्यादा शिल्पकार और दस्तकार जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं और झारखंड के ग्रामीण संस्कृति और स्वयं सहायता ग्रुप से जुड़ी ऐसी ही शिल्पकारों ने मेले में अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट को पेश किया। और देखिए हमारी सहयोगी श्वेता झा की खास रिपोर्ट। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज संस्थान के द्वारा नोएडा हाट में आपको बता दें सरस मेले का आयोजन किया गया है। और यहाँ पर मुख्य तौर पर कोशिश की गई है जो ग्रामीण हमारा परिवेश है, समाज है, उसे यहाँ पर दर्शाया जाए और ज्यादा से ज्यादा जो महिलाएं हैं उन्हें प्रोत्साहित किया जाए और यहाँ तक लेकर के आया जाए। हम इस वक्त पहुंचे हैं, देखिए झारखंड का ये स्टॉल है और झारखंड में जैसा कि आप जानते होंगे कि झारखंड में जो खास करके ट्राइबल्स वहाँ पर हैं वो मुख्य तौर पर इस तरह का काम करते हैं, बांस का काम वहाँ पर करते हैं और बेहद खूबसूरती से अपने हाथ से वो गढ़ते हैं और मेहनत भी बहुत लगती है। लेकिन उसके बावजूद उतनी रोजी रोटी की अगर बात करें तो वहाँ अब भी उतनी सुविधाएं नहीं है जितनी होनी चाहिए। आइए यहाँ पर बात करते हैं। क्या नाम है आपका?
सावित्री देवी। सावित्री जी, आप कहाँ से आई हैं? हम झारखंड रांची से आए हैं। रांची से आई हैं। ये बताइए कि ये जो स्टॉल आप लगाई हैं, पहली बार यहाँ पर आई हैं या पहले भी आ चुकी हैं? हम अभी पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। सरकार की ये कोशिश है कि आप लोगों को इस तरह से और प्रोत्साहित करें ताकि घर परिवार में भी आप लोग मदद कर सके और लखपति दीदी बन सके। लखपति बने कि नहीं? कैसे नहीं दीदी, बन रहे हैं, धीरे धीरे बनते करेंगे आप लोग के दुआ से। अच्छा, तो ये बताइए परिवार में कितने लोग हैं आपके? 6 परिवार। 6 लोगों का परिवार। 3 बच्चे हैं। तो पहले कैसा जीवन था और अब कितना बदलाव तो हुआ? बहुत गरीबी हाल थे दीदी, हम लोग बहुत गरीबी हाल थे, लेकिन जब से वो दीदी हम लोग को ट्रेनिंग दिया ना, उस समय से काम को शुरू किए हैं, तब से हम लोग को जीवन थोड़ा बदली हो गया है। तो शुरू से बताइए कि जब आप पहले काम क्या करते थे? पहले रेजा कुली काम करते थे, अरे गाँव में घूम के टोकरी उकरी सूप बांधने जाते थे। और फिर आप लोगों को ट्रेनिंग मिला? हाँ, बाद में ट्रेनिंग मिला है। हम लोग तो बस इस काम करते हैं, हम लोग जाते ही क्या है, महली जाती है, बांस काम करने ही वाली है, तो इसीलिए हम लोग बांस से काम करते हैं बाप दादा ही से। लेकिन जब दीदी ट्रेनिंग दिया ना इस सबका, तब से ही सब काम को हम लोग शुरू किए। तो अब बताइए, आप भी पैसे कमाती हैं, घर में जो पति हैं आपके कुछ खुश होते हैं? बच्चा लोग खुश होता है? कैसे नहीं खुश होते हैं, खुश रखते हैं अभी बच्चा लोग को यही सब काम करके। यहाँ क्या बनाई है, कुछ बढ़िया दिखाइए हम लोगों को। ये गुलदस्ता बनाए हैं और ये है मैगजीन बॉक्स है। अच्छा, फल टोकरी है। ये गुलदस्ता, ये भी क्या है? ये भी पॉट है, फ्लावर पॉट है। फ्लावर पॉट है। और ये पेन स्टैंड है, ये दोनों। ये देखिए, चाबी रिंग है। अच्छा देखिए, ये फ्लावर पॉट है, मैं अलग अलग दिखाती हूँ। ये फ्लावर पॉट है, ये भी बांस से बनाया गया है और देखिए कितनी बारीकी से इसमें काम किया गया है। आप अगर देखें तो बहुत ही बारीकी से, और इसमें बहुत कितना टाइम लगता है ये बनाने में? इसको बनाने में तो दीदी लगता है 1 रोज। सब कुछ ये सबको बनाया रहता है, तब 1 रोज में तैयारी होता है। ये सबको बनाने में 2 रोज लगता है, मतलब 3 रोज लग जाता है। यानी 3 दिन लगता है। आप समझिए कितनी मेहनत लगती है कि हाथ से कोई इंसान जब बना रहा होता है, 3 दिन इसको बनाने में लगता है। उसके बाद इसमें रंग भी होता है, पेंट किया जाता है, कलर, और तब ये आकर के बिकने के लिए यहाँ तैयार होता है। तो बड़ी मेहनत की जाती है और इस तरह से। तो यहाँ आने के लिए अलग से तैयारी किए होंगे? जी हाँ। कितने दिन काम किए कि ताकि एक स्टॉल लगा सके दिल्ली में? हो गया, महीना से पार हो गया। पूरा महीना भर, मेहनत से ज्यादा आप लोग काम किए? हाँ, बाकी दिनों का काम, जैसे 15 लेडीज है ना, तो बाकी दिनों तो घर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी भी घर पे काम चल रहा है? चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही है कोशिश सरकार की भी कि जो हमारा जो ट्राइबल एरियाज में लोग रहते हैं, जो ग्रामीण परिवेश में लोग रहते हैं, उनकी उन्नति हो, उनकी प्रगति हो। और लखपति दीदी का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है सरकार की तरफ से, तो हर एक महिला जो ग्रामीण परिवेश से आती है वो लखपति दीदी बन सके, उसके लिए पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। कैमरामैन ललित जोशी के साथ श्वेता झा, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लिए चलते हैं फ्रांस, जहां पर लोगों पर उत्सव का खुमार चढ़ा हुआ है। एक तरफ लूनर न्यू ईयर की धूम है तो दूसरी ओर नाइस कार्निवल का उत्साह देखा जा रहा है। दरअसल फ्रांस में लूनर ईयर की शुरुआत जनवरी के अंत या फरवरी की शुरुआत में होती है। पारंपरिक त्योहार नहीं है, लेकिन यहाँ एशिया से आकर बसे लोग ये त्योहार 15 दिनों तक मनाते हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो नाइस कार्निवल की है, जो 17 फरवरी से शुरू हुआ और 3 मार्च तक जारी रहेगा। करीब 150 साल पुरानी परंपरा है। लोग पूरे उत्साह के साथ इसमें शामिल होते हैं। 2024 के कार्निवल का थीम किंग ऑफ पॉप कल्चर है।